गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि कल हमने 8 चैप्टर कर लिया था हिंदी का, क्लास 5th एनसीईआरटी का, और चैप्टर का नेम था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा। ओके, आज हम लोग करेंगे इसके पार्ट से आगे की एक्सरसाइजेज। तो आइए करते हैं। देखिए, फर्स्ट बातचीत के लिए फर्स्ट वन, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें कौन से पशु पक्षी दिखाए गए हैं, बताइए आप लोग। टू, आपने इन पशु पक्षियों को कहाँ कहाँ देखा है। देखिए, हाथी, राइनो, लेपर्ड, वुडकटर, लोमड़ी, हिरन, टाइगर। ठीक है, आप लोगों ने इनके नेम लिखने और बताना है ये कहाँ कहाँ पाए आपने देखे हैं। ओके, अब थर्ड देखिए, इस पार्ट में पशुओं के स्वभाव के बारे में क्या क्या बताया गया है। आप पशुओं के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि जैसे हिरन है, वो ज़्यादा लोगों को देख के एकदम डर जाते हैं, वो है ना, वो उनके लोग के सामने ज़्यादा आना पसंद नहीं करते हैं। और जैसे कि जिन पशुओं के साथ छोटे बच्चे होते हैं, उनके शिशु होते हैं, तो वो एकदम से हमलावर हो जाते हैं, हमला कर देते हैं पर्यटकों पर। ठीक है, उनको ऐसा लगता है हमारे बच्चों को खतरा है इनसे। फोर्थ देखिए, आप कहाँ कहाँ की यात्रा पर जाना चाहेंगे और क्यों। अब बताइए, आप भी क्या काजीरंगा की यात्रा पर जाना चाहेंगे, यस या नो। आगे आइए, पार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर तारे का चित्र बनाएं। यहाँ एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक जो विकल्प हैं वो भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए, चाचा अरूप को यात्रा के समय किसने संदेह की दृष्टि से देखा। नंबर 1 हिरणों ने देखा। ठीक है, बाकी गैंडों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हाथियों को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, भैंसों को पड़ा। ठीक है, 2 देखिए, काजीरंगा में रॉयल बंगाल टाइगर भी है, पर उन्हें देखना कठिन है। क्यों? क्योंकि वो रात के समय ही निकलते हैं। ठीक है, दिन में वो शिकार करना पसंद नहीं करते। थर्ड, एक विशाल हाथी तब तक निगरानी करता रहा जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया। वो देख रेख कर रहा था कोई झुंड पे हमला ना कर ले, इसलिए। ठीक है, सोचिए और लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। को, यह पाठ एक पत्र है। यह पत्र किसने, किसे और क्यों लिखा है। यह एक पत्र है जो काजीरंगा से लेखक ने लिखा है, वहाँ के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। ठीक है, खो, मादा गैंडा कब और क्यों हिंसक हो जाती है। जब उनके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं मेरे बच्चे पे कोई हमला ना कर दें, कोई मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचा दें, इसलिए वो ज़्यादा हिंसक और हमलावर हो जाती उस टाइम पे। ओके, गौ, भारतीय गैंडों की संख्या क्यों घट रही है। क्योंकि पहले समय में लोगों को ऐसा लगा कि जो एक सींग के जो गैंडे हैं, उनको मारने से उनके सींग में कुछ औषधीय गुण होते हैं, तो इसलिए वो उस सींग को पाने के लिए गैंडों को मार देते थे। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि सींग में ऐसा कोई भी औषधीय गुण नहीं है, इसलिए मत मारिए गैंडों को। ठीक है, इसलिए घट गई है। घ देखिए, भगवान कृष्ण ने हाथी के स्थान पर गैंडे के को रण क्षेत्र में भेजने का विचार क्यों छोड़ दिया। क्योंकि उनने उनके जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको फॉलो नहीं किया। मतलब जो जो कृष्ण ने युद्ध के मैदान में भी कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं, तो गैंडे ने नहीं सीखी, इसलिए। ङ, प्रथम दिन की यात्रा के बाद लेखक का मन क्यों नहीं भरा। क्योंकि वो और देखना चाहते थे, वहाँ के जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वो दूसरे दिन, प्रथम दिन तो वो हाथी में गए, इसलिए दूसरे दिन वो जीप में गए। ओके, 2 देखिए, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पक्षी से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है। अब आप भी अपनी लेखन पुस्तिका में इस पक्षी से संबंधित 3 और प्रश्नों का निर्माण कीजिए। यह चित्र किस पक्षी का है। ये है मकाओ। ठीक है, रंगीन तोता। भाषा की बात, इन प्रश्नों को मैं शॉर्ट वीडियो में भी डाल दूंगी। कोष्टक में उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ये ब्रैकेट में दिए गए हैं, आप भी करिए। आज भोर ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। आज सुबह। खो, हमने एक सींग वाला गैंडा पहली बार देखा। गौ, हमारी यात्रा कुछ जल्दी ही समाप्त होगी। घ, ड्राइवर हमें एक बिल यानी झील की ओर ले गया। मार्गदर्शक यानी जो गाइड होते हैं ने बताया कि छोटा वाला किया आएगा। ओके, सामने जंगली हाथियों का झुंड दिखा। यह झुंड शब्द का प्रयोग हाथियों के समूह के लिए किया गया। भिन्न भिन्न समूह के लिए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंगूरों का गुच्छा, जूतों की जोड़ी। ठीक है, कहो, नीचे दिए गए चित्रों को सही नामों के साथ मिलान कीजिए। चाबियों का गुच्छा, ठीक है, बच्चों के बैठने में कक्षा। ओके, लकड़ियों का गट्टर,
मधुमक्खियों का छत्ता। ये है लोगों की भीड़। ये है रेवड़ मतलब भेड़ों का। ओके, अब आगे आइए। ठीक है बेटा, आगे आइए। खो, अब मिलान किए गए समूह वाले शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे मेलू में लोगों की बहुत भीड़ थी। ठीक है। थर्ड देखिए, घोड़ा घास खाता है, घोड़ा शाकाहारी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक ही बात दो प्रकार से व्यक्त की गई है। जैसे घोड़ा घास खाता है, वाक्य में घास खाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द शाकाहारी प्रयोग किया गया है। अनेक शब्दों के लिए इस प्रकार के एक शब्द के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। अब नीचे दिए गए वाक्यांशों को रेखांकित, वाक्यांशों के साथ पद तालिका में से एक शब्द चुनकर वाक्य को पुनः लिखिए। जैसे कांजीरंगा का सौंदर्य देखने योग्य था। जैसे कांजीरंगा का सौंदर्य दर्शनीय था। देखने योग्य को कहते हैं दर्शनीय। ठीक है। रश्मि का कार्य प्रशंसा के योग्य था। प्रशंसा के योग को कहेंगे प्रशंसनीय। गौरव को उसके सहपाठी मधुर बोलने वाला लड़का मानते हैं, मृदुभाषी। विद्यालय में एक सप्ताह में एक बार श्रमदान किया जाता है, साप्ताहिक। मेरा बड़ा भाई सैनिक, बड़ा भाई को कहते हैं अग्रज। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आइए पाठ से। ठीक है। इस पत्र में बहुत से प्राणियों के नाम आए हैं। आप इन प्राणियों को किस नाम से पुकारते हैं? अपने अभिभावकों की सहायता से कुछ पशु पक्षियों के नाम लिखिए। जैसे आप भी, हाथी, गैंडा, शेर, चीता, बगुला और क्या क्या आए थे इसमें, सारस आए थे, है ना। तो बहुत सारे इसमें उसके नेम आए हुए थे पशु पक्षियों के नेम। तो आप लिख सकते हैं हिरण, सांबर हिरण, छोटे सुअर हिरण, दलदरी हिरण। तो बहुत सारे हिरणों के नेम भी आए थे, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप सारे लिखिए। नीचे भारत के मानचित्र में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दर्शाए गए हैं। इनमें दी गई सूचनाओं को समझाते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड का बहुत फेमस है और ये हमारे आज़ादी के पहले का पार्क है। ठीक है। और जिम कॉर्बेट, जो यहाँ के जिम कॉर्बेट एक अंग्रेज थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे काम करे। उस समय पे उत्तराखंड में एक बाघों का ऐसा आतंक था कि वो लोगों पे हमला कर देते थे और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपना शिकार बनाया था। तो जिम कॉर्बेट ने उस समय उस बाघ को मारा था। इसलिए उत्तराखंड के लोगों में, स्पेशली कुमाऊँ के लोगों में, जिम कॉर्बेट को बहुत आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। ठीक है। और जिम कॉर्बेट बाघों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान, रणथंभौर, ये भी बाघों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। असम का काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए। मध्य प्रदेश का कान्हा बारहसिंगा के लिए है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा का सिम्प्लीफार बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है। और केरल का पेरियर राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, केरल का पेरियर। ओके, नेक्स्ट देखिए। खो, हाथियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? पेरियल, केरल का। ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। भारत का सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और किस राज्य में है? भारत का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 1936 में स्टैब्लिश हो गया था। जिम कॉर्बेट है उसका नाम अभी, पहले उसका नाम रामगंगा उद्यान भी था और बीच में उसका कुछ और भी नाम रखा गया था। फिर उसके बाद उसका नाम जिम कॉर्बेट रख दिया गया और ये उत्तराखंड राज्य में है। ओके, नेक्स्ट देखिए। स्तंभ क और ख को मिलान कीजिए। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान केरल। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ व विलुप्त प्राय प्रजातियों के लिए। उड़ीसा का है सिम्प्लीफाल और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। ओके, यह भी जाने राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ उपस्थित पेड़ पौधे पशु पक्षी अपनी प्राकृतिक अवस्था में संरक्षित रहते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थानों के अनुसार वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ओके, पुस्तकालय अन्य स्रोत।
विद्यालय की पुस्तकालय में जाकर भारत के किसी एक पक्षी अभ्यारण्य के बारे में पढ़िए। अपने समूह में मिलकर यहाँ पाए जाने वाले पशु पक्षियों के चित्र एकत्रित कर या बनाकर उन्हें अपनी कक्षा में प्रस्तुत करें। आप अपनी प्रस्तुति में निम्न जानकारी सम्मिलित कर सकते हैं। पक्षी अभ्यारण्य क्या है, इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य हैं, भारत के 5 राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कौन से हैं, इनमें से कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं। इस जानकारी को ढूंढने लिखने के लिए आप पुस्तकालय, अभिभावक या किसी अन्य स्रोत की सहायता भी ले सकते हैं। नीचे दिए गए बादलों में मछलियों और बंदर के चित्र बनाए गए हैं। अब आप भी दिए गए बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए। ओके, अब आपने ये नीचे बनाना है, ठीक है। ये बिंदुओं को आपने मिलाना है, ये चित्र को आपने, ठीक है, आपने भी बिंदुओं को मिला के चित्र को पूरा करना है। और ये तो बहुत ईजी है। घूमो, देखो। लोकतक झील मणिपुर। मणिपुर राज्य की लोकतक झील भारत के लिए ऐसी एकमात्र ताज़ा पानी की झील है जो तैरती हुई दिखाई देती है। इस सुंदर झील में घनी जली घास के बड़े बड़े हिस्से तैरते रहते हैं, जैसे फुमुदी कहते हैं। सोचिए, इन फुमुदियों पर मछुआरे अपनी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। फुमुदी का सबसे बड़ा द्वीप 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है। इस द्वीप का पर भारत तथा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है, जो केबुल लामजाओ नाम से जाना जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार फुमुदी में बहु एंजाइम्स, उत्पादक जीवाणु और पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी रसायन भी मौजूद होते हैं। यहाँ अनेक जलीय पौधे, जानवर बिना संरक्षण के फल फूल रहे हैं। मणिपुर का राज्य पशु संगई हिरण भी इस क्षेत्र में घूमता हुआ दिख जाता है। ओके, हरे भरे पेड़ों की नगरी कुरग, कर्नाटक। ओके, कुरग या कोडागु एक बहुत सुंदर पर्यटक स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक का एक प्रशासनिक जिला है। यहाँ के हरे भरे पहाड़, घने जंगल, मसालों और चाय कॉफ़ी के बागानों से भरे पड़े हैं। इस कारण इसकी सुंदरता अद्भुत है। कुरग 3 तालुकों यानी क्षेत्रों से मिलकर बना है: मदिकेरी, सोमवारपेट और विराजपेट। कुरग अपने शांत वातावरण, सुंदरता के लिए पर्यटकों के मनपसंद स्थलों में से एक है। यहाँ का मौसम अधिकतर सौम्य ही रहता है। गर्मी के मौसम में भी यहाँ का तापमान अधिक नहीं रहता। कुरग की मंडल पट्टी पहाड़ी की ऊंचाई से आप आकाश में घूमते बादलों को समीप से देखने का आनंद उठा सकते हैं। कुरग कावेरी नदी का उद्गम स्थान भी है। यहाँ के ब्रह्मगिरी तथा पुष्पगिरी अभ्यारण्य अनेक दुर्लभ पशु पक्षियों के घर हैं, जैसे एशियाई हाथी, चित्तीदार हिरण, सांबर हिरण, गौर, भारतीय बाइसन आदि पशु तथा ग्रे हॉर्नबिल, नीलगिरी फ्लाई कैचर, पन्ना कबूतर आदि पक्षी। ओके, तो ये जानकारी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो कुरग से क्या निकलती, कावेरी नदी ओरिजिनेट होती है। ओके, तो ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। और ये जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये लिखने वाले, इनको मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर लूँगी। ओके, तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।